लेकिन जो लोग इस बार एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, 26-27 में जो लोग अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। अब 26 वाला व्यक्ति 1 वीक के बाद अपने सिलेबस पर आए और 27 वाला व्यक्ति अपने एनसीईआरटीज पर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पीवाईक्यू उठा के हम देखें, जैसे मैं पॉलिटी का एग्जांपल लेता हूं, तो एनसीईआरटी के कीवर्ड से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर बहुत बड़ा फियर होता है एस्पिरेंट्स में आंसर राइटिंग करने का, डरते हैं लोग, लिटरली डरते हैं सर आंसर राइटिंग करने से। मैं आपको बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए थे इकोनॉमिक्स के, तो मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा था कि तुम कहां से आए और क्यों तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नोट्स तक नहीं बनाने आते। मैंने पढ़ भी लिया, मेरा स्ट्रांग भी है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी होता है, मैं तो मास्टर के हर सवाल का जवाब दे देता हूं, लेकिन एग्जाम हॉल में मेरी हालत खराब हो जाती है। 26-27 वाले लोग हैं, या फिर हम बिगिनर जिनको कह सकते हैं, उनको ये इशू रहता है कि कई बार वो टॉपर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं। लाइक कुछ बोलते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे हमको प्रिपेयर करना है। एक आइडियल टाइम एक बंदे के लिए कितना हो सकता है, वो कितने टाइम तक उन्हें पढ़ना चाहिए, सो दैट एक इफिशियंसी जो हम निकाल सकें, बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकाल सकें, वो क्या होना चाहिए। ऑनलाइन का विद्यार्थी स्क्रीन के सामने ही बैठा हुआ है, हाँ, खुद कब पढ़ोगे। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, आज एक बड़ा शानदार डिस्कशन हम लोग करना चाहते हैं। दरअसल जैसा आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी का हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है, और अनअकैडमी के हेडक्वार्टर मधुकर सर आए हुए थे। तो फिर मैंने बोला सर से कि सर अगर आप लोग आए हुए हैं तो डेफिनेटली हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस तो बनता है डेफिनेटली। सो सर एग्री हुए आप सबके लिए बातचीत करने के लिए। तो हम सर से बहुत डिटेल में टू द पॉइंट बहुत अच्छे आपके लिए इंसाइट्स लेके आने वाले हैं। काफ़ी शानदार जो एक ये वीडियो होने वाला है, आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। सो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर देखिए, अगर हम बात करें अभी के प्रेजेंट के टाइम पे, तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है 2025 के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, और जब से नोटिफिकेशन आया है सारे लोग 25 के नोटिफिकेशन पर फोकस्ड हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि सर जो लोग एग्जाम दे रहे हैं 25 में, उनका फोकस होना बनता है, लेकिन जो लोग इस बार एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, 26-27 में जो लोग अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उनको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस सेशन में कि जो लोग 26-27 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको अभी इस टाइम पर क्या करना चाहिए, आगे के लिए उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और ये जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस वैक्यूम में, उस टाइम को आपको कैसे सेव करना चाहिए। तो इस बारे में आपसे मुझे गाइडेंस चाहिए सर। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आपने जो सही बात कही है कि इस समय थोड़ा नोटिफिकेशन, फॉर्म भरना, जाति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ अपलोडिंग, वही सारी चीजें चल रही है यूट्यूब पर। बिल्कुल। 26 और 27 में, पहले मैं 26 वालों के लिए अगर कहूँ तो ये वो समय है जब वो अपने आप को एक तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, जिसको होते हैं फर्स्ट स्टेप। तो यदि वो पहला स्टेप उठा रहे हैं तो इस समय वो 1 वीक का टाइम दे। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि यूपीएससी में कौन सा पेपर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, पॉलिटी में क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए। तो 1 वीक मैं कहूंगा कि बच्चे ने क्या करना चाहिए, केवल ऐसे वीडियो ढूंढने चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए स्ट्रैटेजी, टॉपर क्या कहता है, एजुकेटर क्या कहता है, सुनना चाहिए उन्हें। और 1 वीक इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा और खुश हो गए। इसको थोड़ा जानो, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने अलग अलग पेपर हैं, प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव नेचर कैसा है, मेंस में क्या वैरायटीज आती है, इंटरव्यू में क्या चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आप 1 वीक पूरी तरह से डेडिकेट कर दोगे तो आप एक अपनी समझ विकसित कर लोगे कि अच्छा यूपीएससी ये है, सिविल सर्विस एग्जाम में ये चीजों पर ध्यान देना होता है, इतने टाइप के विषय होते हैं, इन विषयों में ये किताबें होती हैं, इन विषयों में ये फलाना टॉपिक ज्यादा आता है, ये टॉपिक कम आता है, ऐसा टॉपर बता रहा होगा, एजुकेटर बता रहा होगा, एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा। देखिए, नो डाउट इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। तो शुरुआत में आपको जो कवि बता रहा है वो एक आनंद की अनुभूति देगा, लेकिन जब इस दरिया में एंट्री करेंगे ना, तब सच्चा अनुभव होगा। डूबने की संभावना, हाँ, मतलब वो डूबने की संभावना ही नहीं, मैं कहूंगा कि वो एक महसूस कर पाएगा कि अच्छा हुआ मैंने पहले थोड़ा बहुत जान लिया था। 27 वाले बच्चों से मैं कहूंगा कि वो इस बात को फॉलो करे जो मैंने 26 वालों के साथ कहा है। पर वे लोग अगर चाहें तो एटलीस्ट जैसे करंट अफेयर हुआ, जैसे आप करंट अफेयर सुबह के टाइम में लेते, तो वो सुबह के टाइम में करंट अफेयर केवल सुने, कोई नोट्स वोट्स ना बनाए, बस सुनते रहे कि अच्छा
इस टाइप से करंट अफेयर में बातें होती है, ये चीजें होती है, उसके कानों पे पड़ता रहे और उस सिलेबस को जान भी रहा है। अब 26 वाला व्यक्ति 1 वीक के बाद अपने सिलेबस पर आए और 27 वाला व्यक्ति अपने एनसीईआरटीज पर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका पहला कदम होना चाहिए। 26 वाले बच्चे में कुछ बच्चे आपसे कह सकते हैं कि सर मैंने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो क्या मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पढ़ूं? तो मैं रियल बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी सारी पढ़ाई है। जितने लोग आपसे कहते होंगे कि एनसीईआरटी पहले पढ़ो, वो वही होंगे जिन्होंने कभी एनसीईआरटी खुद नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको एक शिक्षक लगेगा। या तो आप किसी शिक्षक से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, या फिर आप पहले विषय पढ़ लीजिए एक शिक्षक से, ऐसे शिक्षक से जो जीरो से चीजें पढ़ा रहा हो। बिल्कुल। और फिर आप एनसीईआरटी पर आ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एनसीईआरटी का बहुत हेल्प मिल जाएगा। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग नाराज होंगे कि बताओ पूरी दुनिया कायनात कह रही पहले एनसीईआरटी पढ़ो और मास्टर कह रहा है पहले सब्जेक्ट पढ़ो। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि रियलिटी में जब आप एनसीईआरटी सच में पढ़ोगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं पृथ्वी के उत्पत्ति या महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। आप 4 बार पढ़ लीजिए उस टॉपिक को, आपको 5 या 10 पढ़ से नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर जिस दिन हम महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, जिस दिन हम प्लेट टेक्टोनिक समझ लेंगे, उस दिन आप उस टॉपिक को उठाइए, आप कहोगे कि अच्छा एनसीईआरटी इतने बारीक बारीक पॉइंट को भी हाईलाइट कर रही थी। इसमें 2 चीजें सर। एक बार तो ये होता है कि एनसीईआरटी में जब आप एक एडुकेटर से पढ़ रहे होते हैं, तो जिस जगह पर एडुकेटर को लग रहा है कि भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, एडुकेटर अपने आप को पुश करेगा, वो जितना जरूरी है और एक्स्ट्रा आपको बता पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे दौर में जब एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप देखेंगे कि पीवाईक्यू उठा के हम देखें, जैसे मैं पॉलिटी का एग्जांपल लेता हूं, तो एनसीईआरटी के कीवर्ड से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऐसा टॉपिक है, 3-4 बार रिपीटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन वहां से पूछा है और वो एकदम सीधे तरीके से एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम एनसीईआरटी को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि अगर हम सीरियस नहीं होते, हल्के में लेते हैं, तो ये बर्बादी का रास्ता हो सकता है। जो आपने बात कही ना, एनसीईआरटी या तो टीचर की सहायता से या सब्जेक्ट के बाद खुद, बस ये 2 ऑप्शन अगर अपना लेते हैं तो मेरे हिसाब से 26 और 27 के लिए पहला स्टेज, पहला कदम जो उन्हें सही डायरेक्शन में लेकर चला। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो अब आपको मिल सकता है मौका अपनी यूपीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ करने का, वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ। और दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फ्लैट 50% ऑफ पर, और साथ ही यहाँ पर आपको मिल सकता है अप टू 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। दोस्तों, ये ऑफर कल ख़त्म होने वाला था, लेकिन आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर इसे 15 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप ले सकते हैं प्रीलिम्स 2026 का कोर्स अब 24,999 रुपये में। और अगर आप लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों, तो आपको मिलते हैं मृणाल पटेल सर के लेजेंडरी प्रिंटेड इकोनॉमी क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, बिल्कुल भी समय ना गवाइए और अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए इस कोर्स के साथ। और चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात सर, मुझे ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में एक जो बड़ा गैप है, वो बड़ा गैप क्रिएट करता है द हिंदू न्यूज़पेपर। अब इंग्लिश मीडियम वाले तो वो तो होते हैं इंग्लिश में प्रो, तो वो तो पढ़ लेते हैं उस चीज़ को, उनके लिए तो ईजी होती है। हम हिंदी मीडियम वाले इस रेस में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। डर भी लगता है लोगों को इंग्लिश से, हिंदी मीडियम वालों को। तो इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, प्लस जो लोग 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनको द हिंदू को और साथ में स्टैटिक को एग्जैक्टली कैसे लिंक करके हमें पढ़ना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल जो आपकी जो राय है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो जानना चाहता हूं। थोड़ा सा इस पे थोड़ा आप मैं बताऊंगा कि इसमें तो मैं खुलकर एक ही चीज बच्चे से कहता हूं कि आप द हिंदू मत खरीदो, क्योंकि अगर आप खरीदोगे तो केवल पन्ने पलटाओगे, फोटो देखोगे, हेडलाइन पढ़ोगे और आपको फील होगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। रियल में आप एक टीचर जो एनालिसिस करने आ रहा है, भाई वो मेहनत करके आ गया ना, जो जो सब्जेक्ट थी उसमें खासियत थी। जैसे अब आप मान लीजिए आप सुबह शुभम सर का देख रहे हैं कि द हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो पढ़कर आ चुके हैं और आप केवल सुन लीजिए ना प्रॉपरली, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट उसमें लगते उनको उठा लीजिए और क्लोज कर लीजिए। अगर लाइव नहीं कर सकते हैं तो डबल की स्पीड से आप रिकॉर्डेड देख लीजिए यूट्यूब पर जो अवेलेबल है, ताकि आप खाना खाने के बाद, सबसे बेस्ट टाइमिंग, मतलब मैं कहता हूं न्यूज़पेपर पढ़ने का होता है खाना खा लो, पढ़ने का मन ऐसे भी नहीं है तो फटाफट वीडियो उठाया,
1.5 की स्पीड से लगे तो 1.5 की स्पीड से 40-45 मिनट में दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा और आपने कवर भी कर लिया। एनालिसिस में सर एक फ़ायदा ये भी होता है, हम लोग कोशिश करते हैं, मेरी पूरी कोशिश ये होती है, 2 चीज़ों पर अभी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिकॉज़ डेफ़िनेटली हिंदी मीडियम का जो क्वालिटी है उसको हमें बहुत अच्छा करना है। तो उसमें जो हम लोग फ़ोकस करते हैं कि मान लीजिए एक आर्टिकल आया है किसी भी टॉपिक पे, तो सिर्फ़ उस आर्टिकल में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम कवर करते हैं साथ में। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में आया है, तो वो न्यूज़ को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके स्टैटिक को भी हम कवर करते हैं। नहीं, मैं यहां एक और चीज आपको कहना चाहूंगा कि क्यों टीचर को देखना चाहिए। जो आर्टिकल लिखने वाला होता है वो एक विचारधारा को लेकर चल रहा होता है। बिल्कुल। वो द हिंदू का राइटर हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो या हिंदी में दैनिक जागरण का हो, वो एक विचारों से बंधा हुआ है। उसने वो आर्टिकल इसलिए नहीं लिखा था कि यूपीएससी का बच्चा पढ़ने वाला है, उसकी अपनी मानसिकता उसमें झलकती है। वो तो चाह रहा था कि मैं ये जो बताना चाह रहा हूं वो लोग समझे। टीचर से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि टीचर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये एक आयाम है, इसका दूसरा आयाम ये भी है। तो आप अगर उनके मल्टी डायमेंशन को समझना चाहते तो आपको एनालिसिस देखना चाहिए। जी, तो अभी सर जैसे 26-27 वालों के लिए अभी जैसे हमने प्रिपरेशन के बारे में बात करी, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है और आप लोग जानते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम में जो सक्सेस है वो पाने के लिए आंसर राइटिंग की रोल प्ले करता है, उसके अलावा और कोई तोड़ है नहीं इस चीज़ का। तो अभी इस टाइम पर जो 26-27 वाले हैं उनको प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, मेंस पर फोकस करना चाहिए, आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर होता है इस चीज़ का। सर बहुत बड़ा फियर होता है एस्पिरेंट्स में आंसर राइटिंग करने का, डरते हैं लोग, लिटरली डरते हैं सर आंसर राइटिंग करने से। देखो डर तो निश्चित होता है, लेकिन अगर आप केवल डरोगे तो फिर करोगे कब? बिल्कुल। तो मैं आता हूं सीधा कि आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर फर्स्ट डे है क्या लिखूं मैंने कहा यही कर दो कि क्या लिखूं मैं। देखो रियलिटी में लिखना एक प्रकार से इनबोर्न नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है। जैसे मान लो कि कल क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 10 में एक बच्चे ने अपना आंसर कब लिखा होगा? जब वो पहले क्लास में किसी टीचर के कंसेप्ट को समझा होगा, उसने उसके नोट्स बनाए होंगे, फिर उसने उस नोट्स को याद किया होगा और उसके बाद उसने आंसर राइटिंग की होगी। पर वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता है और इसलिए उसको ये समस्या क्रिएट हो जाती कि मैं लिखूं क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कि वो कंसेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे जियोग्राफी में ये कंसेप्ट लिखना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन और जो टेम्परेट साइक्लोन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं डिफरेंस लिखने से पहले मैं किसी कक्षा में जाकर बैठूंगा ना कि व्हाट इज द साइक्लोन, चक्रवात किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, शीतोष्ण चक्रवात किसे कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर मैं उसके कुछ पॉइंट बनाऊंगा, फिर मैं उसको याद करूंगा। अब मेरे पास सवाल लेकर आऊं कि शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर बताइए, मैं अंतर बता दूंगा। मेरे पास सवाल लेकर आ जाओ कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी है जबकि शीतोष्ण चक्रवात एक प्रकार की सामान्य मौसमीय घटना के रूप में जाने जाते हैं, मैं उसका उत्तर लिख के दिखा दूंगा क्योंकि मैंने कंसेप्ट भी जाना है उसका। पहला स्टेप कंसेप्ट एंड नोट्स, सेकंड स्टेप रिवीजन एंड थर्ड स्टेप आंसर राइटिंग। बिल्कुल। पर अगर किसी का मन है कि नहीं है, दिल है कि मानता नहीं सर मुझे तो आंसर राइटिंग आज ही करनी है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप सुबह का एनालिसिस देख लिया, हिंदू एनालिसिस, अब आप उस पर कोई अपनी मर्जी का सवाल बनाकर उस पर लिख सकते हैं। उसमें वैसे सर ये होता है कि जो भी टॉपिक होता है मैं मेंस के भी क्वेश्चंस देता हूं। हाँ, तो वो आपने पूरा डिटेल में समझा दिया कि देखो ऐसा हो सकता है, तो वो करंट के टॉपिकों से शुरुआत कर सकता है। लेकिन सब्जेक्ट में शुरुआत करने के लिए उसे मेरी 2 स्टेप अगर उसने क्रॉस नहीं की है तो वो हर बार दुखी होगा। एक छोटी सी बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, पहले दिन किसी भी का भी आंसर अच्छा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए थे इकोनॉमिक्स के, तो मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा था कि तुम कहां से आए और क्यों तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नोट्स तक नहीं बनाने आते। क्योंकि नोट्स भी बनाना फर्स्ट डे में नहीं पता चलता है। तो आंसर राइटिंग में आप ये उम्मीद मत करिए कि पहले दिन आंसर देखा और टीचर कहे वो अद्भुत अद्भुत क्या आंसर लिख दिया। उससे भी बड़ा एक क्वेश्चन सर ये है कि क्या डे 1 से जब भी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर जब भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, डे 1 से आंसर राइटिंग करनी भी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सीधा मना कर देता हूं कि मत करो।
पर जिस दिन आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो उस दिन आप ये उम्मीद मत करो कि बहुत बेस्ट आंसर हो जाएगा, घबराओ नहीं। गलती लिख कर आओ, गंदाई लिख कर आओ, थोड़ा छोटा ही लिख कर आओ, लेकिन लाओ। कोई चेक करने वाला अगर शिक्षक नहीं है तो फिर आप मेंटर से चेक कराओ, लेकिन चेक कराओ और उसकी गालियां भी सुनो। गालियां का सेंस मतलब वो कोई आपको अपशब्द थोड़ी करेगा भाई, थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी ना। इस सम्मान को लेकर करोगे क्या जिसमें कोई सम्मान वाली बात ही ना हो? सही बात। थोड़ा उनको कहिए खुलकर कि सर करिए, कितना पोस्टमार्टम कर सकते मेरे आंसर का, कहां मैं गलती कर रहा हूं, क्या चीजें होनी चाहिए थी, बताइए। बिल्कुल। ताकि वो आपकी आंखें खोलेगा। वो बुराई सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कई बच्चे इसलिए आंसर नहीं लिखते, खराब लिख दिया तो क्या सोचेगा मास्टर। सोचने दो ना भाई, तुम्हें कौन सी रिश्तेदारी निभानी है मास्टर के साथ, तुम्हें अपना परीक्षा पास करके जिंदगी को और आगे दे लेकर जाना है। तो पहले आंसर लिखने की हिम्मत जुटानी है। जो दंगल मूवी में एक अच्छा डायलॉग है कि लड़ने से पहले डर से जीतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डर से जीतने की आदत डालिए, बिना डरे क्वेश्चन आंसर लिखिए, बोलने दीजिए लोगों को कि देखो कितना बकवास आंसर लिखा है। जिस व्यक्ति ने मुझे बोला था कि तुम कहां से आए हो, 2 साल के बाद वो मेरा विद्यार्थी था। Exactly. अगर मैं इस तरीके का दुखी हो जाता और इमोशनल पर्सन होता तो शायद मैं कुछ और करता, मैं उसके साथ झगड़ा करता। पर मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि शायद मेरे अंदर कुछ गलतियां हो सकती है। आंसर राइटिंग हुआ, नोट्स मेकिंग हुआ, इट इज ए डेवलपिंग प्रोसेस। ये ऐसी बनी बनाई प्रोसेस नहीं। सर मुझे आंसर नोट्स नहीं बनाते आते, किसी को नहीं आते थे, खुद करना पड़ेगा। जब वो 10 पेज लिखा उसमें उसे पता चला कि कुछ छोटा भी किया जा सकता है, शॉर्ट भी किया जा सकता है, मैं यहाँ गलतियां कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नया जोड़ सकते थे, वो धीमे धीमे समझेगा। और जो समझेगा उसी की जरूरत है यूपीएससी में। ना समझ को यूपीएससी प्रीलिम्स में वैसे भी फेल कर दे। बिल्कुल सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब बात आती है, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, अल्टीमेटली एस्पिरेंट को प्रिपरेशन के बाद एग्जाम देने ही जाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर है, अगर आप लोग डर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से, आंसर राइटिंग लिखने से, तो मत ही प्रिपेयर करिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जाम में ही बैठना है ना। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया तो आप बच के नहीं जा सकते इन चीज़ों से। तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। अब अगर आगे हम सर बात करें, हमने बात कर ली जो हमारा सीसेट था, इसके बारे में हमारी बात हो गई कि हमें कौन कौन से जो 2026-27 के लिए। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आपने प्रैक्टिस के लिए बोला, एक एस्पिरेंट के लिए सही टाइम कौन सा है? क्या उसको कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए? वो मॉक टेस्ट अगर उसे लगाने भी हो तो वो सही समय कौन सा है, सो दैट वो कब पढ़े, कब रिवाइज करे और कब मॉक टेस्ट करे? और सबसे बड़ी बात सर जो कि ज़्यादातर लोगों में मैंने खुद देखा और मैंने एक टाइम पर मैंने खुद भी फेस किया है कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि उनको टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कैसे करना है। इनिशियली मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं टेस्ट सीरीज जब लगाता था, करता क्या था कि बस क्वेश्चन आए सारे मेरे सामने, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर बस देखा कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए और बंद करके रख दिया। मुझे लगता है ये आधा भी यूज़ नहीं है टेस्ट सीरीज़ का। तो इसका सही यूज़ कैसे करना है सर टेस्ट सीरीज़ का, प्लीज़ वो आप बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं इसको 2 पार्ट में जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज कब शुरू करनी चाहिए जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आंसर राइटिंग में रिवीजन का फेस पार करना पड़ता है। आपको मॉक टेस्ट सीरीज के लिए इससे एक स्टेप और आगे बढ़ना होता है। पहले कंसेप्ट नोट्स, सेकंड स्टेप रिवीजन, थर्ड स्टेप पीवाईक्यू। क्योंकि मैं पहले जान तो लूं कि हमारा एग्जामिनर क्या पूछता था, उसकी क्या सोच होती थी, वो कैसे सवाल उस सब्जेक्ट में पूछ रहा है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हूं कि नहीं, ये जान लूं पहले। पर उस पीवाईक्यू में भी जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसका पोस्टमार्टम करो। अगर वो क्वेश्चन करंट अफेयर वाला है उस साल का, छोड़ दो उसे, वो समझ में आ जाएगा कि हाल में चर्चा में रहा ये शब्द, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ऐसा शब्द नहीं, जैसे इतिहास का सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है, जहां करंट अफेयर की बातें उतनी नहीं है, तो आप उसको ढूंढो कि वो आपसे गलत कैसे हो गया पीवाईक्यू। ढूंढो उसके आसपास का कंसेप्ट की ऐसी क्या चीज है जो मेरे मास्टर ने भी नहीं बताई, मेरी एनसीईआरटी में नहीं थी, मेरे स्टैंडर्ड बुक में नहीं थी, जो मेरी नजरों से छूट गई। जब आपकी 3 स्टेज पूरी हो जाए तब आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं, बगैर एक रिवीजन के मॉक टेस्ट मत देना। ना तो वो टेस्ट का सवाल तुम्हारे काम का है, ना उसका जवाब। और फिर वो ऊपर से कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा उसको, जब चीजें बेहतर उसमें आप उल्टा नेगेटिव में आ जाओगे कि मेरी तो तैयारी नहीं लग रही है। अब दूसरी बात की टेस्ट, मॉक टेस्ट को यूटिलाइज किन डायरेक्शन में करें। एग्जैक्टली। तो मॉक टेस्ट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला,
हम मॉक टेस्ट से जानते हैं कि मेरी एफिशिएंसी कैसी है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, मैं सिली मिस्टेक क्यों कर रहा हूं, या फिर मेरा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट कौन है और मेरा वीक सेगमेंट कौन है। तो ये जो छोटे छोटे सवाल है ये टेस्ट से जानिए। उनके नंबरों पे खुश मत हो जाइए कि मेरे नंबर इतने ज्यादा आ गए, मेरे नंबर इतने कम आ गए, नहीं। वो जानो कि तुमने कहां गलतियां ज्यादा की थी, कहां गलतियां कम की थी। ये एनालिसिस तुम्हारा पहले होना चाहिए। इसलिए जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो अगर आप पैसे देकर दे रहे तो टाइम पे टाइम होगा, संडे के दिन होता है जो भी, जैसे अनअकैडमी 11 से 1 में अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल देना चाहिए उसको। उस 2 घंटे में पता तो चले, बिल्कुल आपको पता लगेगा आप कितने पानी में हैं, क्या कर रहे हैं। और डरना नहीं है। मॉक टेस्ट में भी कितने भी नंबर कम आ जाए, घबराओ नहीं, वो तुम्हारा रिजल्ट नहीं देंगे लेकिन तुम्हें सुधारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरी जरूरत है मॉक टेस्ट की, वो जो सबसे ज्यादा जरूरत है, आपका क्वेश्चन जो गलत हुआ, क्या आपने उसके आसपास का विश्लेषण किया कि नहीं किया। क्योंकि अगर वो विश्लेषण नहीं है, अब कुछ बच्चे मुझसे कहते सर मैंने जब वो विश्लेषण किया तो मुझे तो 4 घंटे लग गए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले टेस्ट में 4 घंटे लगेंगे, दूसरे टेस्ट में 4 घंटे लगेंगे, तीसरे टेस्ट में 4 घंटे लगेंगे, चौथे टेस्ट में 3 घंटे में बात खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कुछ सवाल तुम्हारे इर्द गिर्द हो चुके हैं। जब 12वें टेस्ट में पहुंचोगे तो 2 घंटे में विश्लेषण होगा, और जब 22वें टेस्ट में पहुंचोगे तो कहोगे सर अब तो मैं 1 घंटे में क्लोज कर देता हूं। समय के साथ वो एफिशिएंसी बढ़ती एफिशिएंसी नहीं, कंटेंट भी तो रिवाइज होगा, दोहराया जाएगा चीज। जब तुम कहोगे हाँ ये भी मुझे पता है, वो भी मुझे पता है, और कितना नया होगा। तो वो प्रोसेस बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट में। अन्यथा वो मॉक टेस्ट आपने पैसे दिए, हमने ले लिए, तुमने टेस्ट दिया, तुम फेल हुए, फिर तुम अगले साल आए, हम मुद्राएं फिर मांगने आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसमें एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं सर, जैसे और मैं थोड़ा सा इसमें डीप में जाना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए आप एनालिसिस जो फिर सॉल्यूशन होता है, आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, देख रहे हो कि आपसे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्पिरेंट है वो 2 तरीके अपना सकता है। एक तो जहाँ गलतियाँ हुई हैं वो अंडरलाइन कर ले उस चीज़ को, या फिर कोई ऐसी डायरी बना ले कि जिन जिन चीज़ों से उससे गलती हो रही है उन रीजंस को वो आइडेंटिफाई कर ले। मैं इस बारे में थोड़ा सा 300 पेज की कॉपी का नाम रखता हूं मैं हमेशा। 300 पेज की एक कॉपी ले लो, उसका नाम रखो मेरे लू फॉल, मेरी कमियां, ना मेरा परीक्षक, ना मेरा शिक्षक मुझे वो बता पाया, ना मेरी किताब मुझे बता पाई। देखो एक्चुअल में हर परीक्षा, हर विषय के 3 आयाम है। पहला जो टीचर ने मुझे बताया, दूसरा जो राइटर ने बताया। देखो जो शिक्षक होता है, जो एडुकेटर होता है, जो शिक्षक होता है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस विषय को बता रहा है कि इस परीक्षा में क्या आएगा। जो राइटर है उस विषय में क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जामिनर का। वो कह रहा है मैं इन दोनों से सहमत नहीं हूं, मैं कुछ और जानना चाहता हूं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने मिस कर दिया तो आपको फील होगा कि मैंने पढ़ भी लिया, मेरा स्ट्रांग भी है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी होता है, मैं तो मास्टर के हर सवाल का जवाब दे देता हूं, लेकिन एग्जाम हॉल में मेरी हालत खराब हो जाती है। मतलब तुम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं पकड़ पाए हो। पढ़ना उसी के लिए मैं। तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ने हैं। ये एग्जामिनर आपको बताएगा कि देखो बेटा तुम्हारा मास्टर और तुम्हारा राइटर कितने तुम्हारे काम का है, और अगर वो तुम्हारे काम के नहीं है तो तुम्हें एग्जामिनर को साथ लेकर चलना पड़ेगा कि तुम बताओ अब कि मैं कहां कहां क्या क्या छोड़ चुका हूं, ताकि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग भी इस परीक्षा में प्रिपरेशन कर सकूं। बिल्कुल। एक जो बड़ा डाउट है सर कि जो 26-27 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इतना ज़्यादा डाउट रहता है, बिकॉज जो लोग एडवांस उसमें हैं, जो 25 का एग्जाम दे रहे हैं, उनको ऐसा सच कोई डाउट नहीं रहता। 26-27 वाले लोग हैं, या फिर हम बिगिनर जिनको कह सकते हैं, उनको ये इशू रहता है कि कई बार वो टॉपर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं। लाइक कुछ बोलते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे हमको प्रिपेयर करना है। एक आइडियल टाइम एक बंदे के लिए कितना हो सकता है, वो कितने टाइम तक उन्हें पढ़ना चाहिए, सो दैट एक एफिशिएंसी जो हम निकाल सकें, बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकाल सकें, वो क्या होना चाहिए, अगर कुछ ऐसा आइडियल है तो? देखो सच्चाई तो ये कि आइडियल ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूंगा हर टॉपर अपनी जगह पर सही है, अपनी जगह पर, सबकी जगह पर नहीं। जो टॉपर बता रहा है उसने अपनी जिंदगी में वो अनुभव किया है, उसे शायद लगता होगा कि भाई मुझे तो इतना टाइम लगा। अब अगर आप रोमन सर की बात ले लेंगे तो वो कहेंगे कि मैंने 5-6 घंटे ही तैयारी करके बढ़िया से निकाल दिया था। हो सकता है कोई दूसरा टॉपर आपसे कहेगा कि मैं तो 12 घंटे से नीचे ही नहीं जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तीसरा टॉपर कहे मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी, आखिरी के 10 दिन पढ़ के पास हो गया मैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है। जैसे मैं, हमारे साथ एक मतलब मित्र थे, कलीग थे जो आज आईपीएस हैं, उन्होंने कोई क्लास ही ज्वाइन नहीं की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डॉक्टर थे, और केवल मुझसे थोड़ी बहुत चीजें जानकारी के रूप में मांगी। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा था तो पूछने लगे कि आपका ऑप्शनल है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए।
उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही 289वीं रैंक लाई। वाह। उनसे मैंने पूछा कि भाई आप तो क्लास भी नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच बात है, पर आपको सुनकर एक बात अचरज लगेगी, इंडिया एयर बुक जिनको हम बोरियत बुक में कहते हैं, वो उनकी फेवरेट किताबों में शामिल है। वो कहते हैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं इसी को पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस किताब। अब सोचिए कि जो व्यक्ति को इंडिया एयर बुक इतनी फेवरेट होगी, उस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा फिर? बिल्कुल। और उन्होंने मुझे जैसा आपकी बातें सुन के लग रहा है कि उन्होंने रूट को पकड़ लिया। तो मतलब वो बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस सवाल पर हम थे कि आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, आप देख लीजिए कि अपनी एफिशिएंसी कितनी है। देखो अगर मैं 8 घंटे सही ढंग से पढ़ सकता हूं ना, तो आप 8 घंटे ईमानदारी से पढ़िए, छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़िए। कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ने की मूर्खता मत करिए। जैसे किसी को 1 घंटे बाद ब्रेक लगता है तो लीजिए, कोई डर नहीं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते रहिए। वो 5, 10, 25 ना हो जाए, फिर वो मूर्खता होगी। आप 1 घंटे की सिटिंग करिए, पहले 1.5 घंटे की करिए, 2 घंटे करिए, पर ब्रेक लीजिए। वो ब्रेक आपके दिमाग को शफल करते हैं, फिर एनर्जी देते हैं, ताकि आप उस सब्जेक्ट को पुनः ईमानदारी से पढ़ सकें। और जिस दिन आपको पढ़ने, मतलब मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मुझे कैसे विद्यार्थी की तलाश है, अगर मुझसे कोई पूछे कि वो कहे सर मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मैं बहुत पढ़ रहा हूं, मतलब ऐसे बोर नहीं लग रहा हूं, थक नहीं रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं पढ़ने में इंजॉय कर रहा हूं, समझ जाओ कि अब आप सही ट्रैक पर शुरू कर चुके हैं। जिसको गिनने लग जाए, जो टाइम गिनने लग जाए कि मेरे हो गए कि नहीं 2 घंटे, फिर वो लगता है कि जबरदस्ती, मतलब 4 घंटे हुए कि नहीं, 6 घंटे हुए कि नहीं। रियल में यूपीएससी की तैयारी आप 6 घंटे में भी बढ़िया से कर सकते हैं, पर आप उतने मजे के साथ उसको पढ़ रहे हैं। यहां मैं एक छोटी सी बात बस ऑनलाइन के विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा, जो मैंने फील किया है, ऑनलाइन का विद्यार्थी स्क्रीन के सामने ही बैठा हुआ है। हाँ, खुद कब पढ़ोगे? विजुअलाइजेशन का टाइम नहीं मिल पाता। नहीं, हाँ, मतलब वो इमेजिनेशन जो करना, वो जैसे मान लीजिए कि आप आ गए फिर क्लास देखने आ गया, मैं आ गया फिर क्लास देखने आ गए, और कोई आया फिर क्लास में देखने आ गया। प्लस वाले बच्चे 12-12 घंटे क्लास देख रहे हैं। भाई कर क्या रहे हो तुम? बिल्कुल। एक दिन का एक टाइम बांध दो। कोई क्लास हो सकता है कि आप बाद में कर लेना, कई भाग थोड़ी रहे हैं यूट्यूब से चीजें, कई भाग थोड़ी रही प्लस और आइकॉनिक से चीजें। पर 4 घंटे की क्लास से ज्यादा क्लास अगर आप ले रहे हैं तो यकीन मानो कि 2 साल के बाद आप हमें भी भला बुरा कहोगे, खुद को भी भला बुरा कहोगे, समाज को भला बुरा कहोगे, और फिर कहने लग जाओगे कि यूपीएससी में सिलेक्शन होता ही नहीं, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता था। बकवास कर रहे हो। 4 घंटे खुद जो क्लास ली, 8 घंटे 9 घंटे खुद उसको प्रिपेयर करो, उसके नोट्स, उसको याद करना, उससे जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि हमारे समय में तो इतने सोर्स थे ही नहीं, तो कभी हमें इतना टेंशन नहीं आया। लेकिन इस समय बच्चे के पास जब ज्यादा सोर्स है तो चैलेंज खड़ा। बिल्कुल बड़ी बात है सर। और सर आपने जो ऑनलाइन वालों को बात बोली, ये मुझे लगता है बहुत कॉमन लेकिन बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। क्योंकि मैंने ऑफलाइन में भी लोगों को देखा है, दिल्ली में जहाँ भी लोग प्रिपेयर करते हैं, लोग 3-3 घंटे के 3-3 बैचेस करते हैं, मतलब 9 से 10 घंटे लोग सिर्फ क्लास में हैं। अब आप मुझे, मतलब वही वाली बात आ रही है कि अगर आप 9 घंटे अगर आप लोग क्लास में हैं, तो आप मुझे ये बताइए उसको डाइजेस्ट आप कब करेंगे? मैं एक मान सकता हूं कभी कभी जैसे दिल्ली में होता है, ये 1 महीने के लिए अगर हो रहा है तो मान सकते हैं, बट अगर आप ये पूरा शेड्यूल ही बना रहे हैं ऐसा, तो फिर ये आप प्रिपरेशन कैसी हो जाती है बताएं? 1.5 साल कोर्स करने में लग गया, 1.5 साल उसको रिवाइज करने में लग गया, 3 साल के बाद घर वालों ने पेपर ही नहीं दे दिया, क्योंकि 3 साल तो कंप्लीट हो चुके थे उसके, घर वालों का पेशेंस ही खत्म हो गया। तो ये ना हो, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि 1 आध महीने अगर ऐसा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सिलेबस जैसे अभी जनवरी चल रहा है, तो 25 वाले बच्चे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगर कर रहे हैं तो आखिरी अटेम्प्ट के रूप में देख सकते हैं। लेकिन आप इसे हर महीने अगर कर रहे हैं तो फिर ये बर्बादी है। एक सर जो बेसिक सी चीज़ होती है, हालांकि बहुत छोटा, बहुत हल्का सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट जो लोग नए आ रहे हैं प्रिपरेशन में, उनका ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, ये इस एग्जाम में ज़्यादा मैटर करती है। तो अभी जो लोग 26-27 में एग्जाम देने वाले हैं, क्या उनको प्रीलिम से शुरू करना चाहिए, क्या मेन से शुरू करना चाहिए, या फिर अभी उनका जो डायरेक्शन है किस एग्जाम में, या फिर कुछ कौन से पेपर को, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में अभी उनको पकड़ना चाहिए अपने टॉपिक को? देखो, मैं यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधी हूँ कि ये जो लोग सोचते प्रीलिम्स और मेंस, ये मूर्खता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और अगर आपका पॉलिटी में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ना आप प्री को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, ना प्री का आंसर दे सकते हैं, ना मेंस का। सब्जेक्ट को मजबूत करिए, प्री और मेंस को नहीं।
जो सब्जेक्ट प्री और मेंस दोनों में आने वाला है, आपको सब्जेक्ट की हर बारीक से बारीक चीज को अच्छे से समझना होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करना होगा, तो आप आंसर बढ़िया से दे पाएंगे। कई सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कोई चीज प्री में पढ़ रहे फिर कहते सर मेरा मेंस तैयार नहीं। मैंने कहा अभी मेंस कैसे क्या तैयार नहीं हुआ? जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा तो राष्ट्रपति में सब पढ़ा ना, कि राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, चुना कैसे जाता है, कौन सी वीटो पावर होती है, कौन कौन सी शक्तियां होती है, कैसे पद से हटा सकते हैं, क्या डिफरेंस है भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं कवर की तो फिर आपने पढ़ा क्या? ल्यूसेंट तो पढ़ नहीं रहे थे, आर्टिकल फलाना राष्ट्रपति के बारे में ये कहता है, राष्ट्रपति का आर्टिकल 57 ये कहता है, 58 ये कहता है। अगर ये पढ़ा है तो ये तैयारी नहीं है, ये एसएससी और वनडे में चलता है, यूपीएससी में ऐसा कोई नहीं होता है। तो जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, इनको आप प्रॉपरली तैयार करिए। प्री और मेंस को दिमाग में रख के नहीं, सब्जेक्ट को दिमाग में रख के। सो आई थिंक मुझे लगता है सर कि अभी 26-27 सालों के जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, उन्हें एक रास्ता मिल चुका है कि अब उन्हें प्रिपरेशन कैसी करनी है। सो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग 26-27 में एग्जाम दे रहे हैं तो इस डाइवर्जन से हटिए कि 25 वालों को अपना एग्जाम देना है, इसलिए वो अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप 26, 27, 28 जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसा सर ने आपको डायरेक्शंस दी हैं उनके अकॉर्डिंगली आगे चलें। बाकी सर आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र लगते हैं कि जो 26-27 वालों को छोड़ने ही नहीं है किसी भी कीमत पर, वो आप बता सकते हो तो प्लीज कुछ भी। मैं केवल यही कहना चाहूँगा, जो अंतिम बात है, इस परीक्षा में आप इस बात से सफल नहीं होते कि आप कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं, आप कितने इंटेलिजेंट थे, आपकी क्लास 10th और 12th में क्या रैंक थी, या इस परीक्षा में आप इसलिए असफल नहीं होते हैं क्योंकि आपने पहले उतना नहीं पढ़ा था। बल्कि इस परीक्षा में सफलता का सबसे सरल मंत्र कहे, यंत्र कहे, वह है कंटिन्यूटी। जो व्यक्ति सतत लगा रहेगा, सतत का मतलब आप किसी दिन 9 घंटे पढ़िए, किसी दिन 6 घंटे पढ़िए, कम ज़्यादा चल जाता है, लेकिन आप पढ़िए। अगर आप निरंतर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप भले ही कोई एग्जाम पास कर ले, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा के लिए कंटिन्यूटी सबसे बड़ा गुरु मंत्र कहूँ मैं। और आप कहेंगे सर मोटिवेशन, तो पहले इनर्ट मोटिवेशन की जरूरत रहेगी, जो आपने अंदर से डिसिप्लिन फॉलो किया होगा, जो आप नियमित रूप से पढ़ रहे हो, वो आपको कंटिन्यू मोटिवेशन देगा। बाकी हल्का फुल्का अगर डीमोटिवेशन आ जाता है किसी के कह देने से, थोड़ी असफलताएं जिंदगी में आ जाती है, आर्थिक समस्याएं आती, क्योंकि हम मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन की जो कविताएं होती है, मैंने बीच में कई बार मोटिवेशन चीजें देते रहता हूँ, आप उसको सुन सकते, वो आपकी मदद कर देंगे। पर उसके बलबूते आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर एक डिसिप्लिन वे में एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, वो आपको सिलेक्शन गारंटेड दे कर जाएगी। बिल्कुल। और कई बार ऐसा लगता है कि सर जैसे मोटिवेशन जैसी चीज़ें हैं, तो जब कोई शॉर्ट ऐसा आपका पॉइंट आया है, वहाँ पे मोटिवेशन आपको बचा सकता है, लेकिन जब आप अपनी जर्नी के लिए, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो मुझे नहीं लगता मोटिवेशन की आपको बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपकी वो सीरियसनेस आपके अंदर की जो आग है उसको बना के रखती है। देखो, एक छोटी बात कर दूं मैं जाते जाते, मोटिवेशन घी है, मोटिवेशन आग नहीं होती। अगर आप उसको आग समझ बैठे तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको लगे कि वो लौ शांत हो रही है, जब आपको लगे कि आपकी आग में कमजोरी आ रही है, तो वो घी का काम कर सकती है। आग अगर, और मान लो आग बुझ गई है, अंदर कुछ नहीं है, तो वो घी भी बर्बाद है। सही बात है। और वो गलत रास्ता है, केवल नुकसान है संसाधनों। बिल्कुल। सो आई थिंक मुझे लगता है सर हमने हमारे सारे एस्पिरेंट्स के जो 26-27 वाले हैं उन सबके डाउट्स को हमने कवर कर लिया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अभी भी स्टिल कोई भी कैसे भी डाउट हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सर ने आपको इतने अच्छे से गाइड किया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, कैसे भी कोई भी आपके किसी भी प्रकार के डाउट हैं, टीम अनअकैडमी आपके साथ हमेशा है, हमेशा बनी रहेगी, और हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए। बस आप जी जान से आगे मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आने के लिए, गाइड करने के लिए लोगों को। थैंक यू। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। क्या सीसेट आपके लिए उतना ही चैलेंजिंग है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें? तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सीसेट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें आप अपने सारे सीसेट की प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं केवल इस एक लोते बैच में। So join now this batch and solve your all problems in one batch. Let's crack it.